5. राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214-232 पूरी सूची। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय प्रैक्टिस पर रोक। 221 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण ट्रांसफर। 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति। 224 अपर एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 ए उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता जुरिस्डिक्शन। 226 कुछ रिट्स निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 ए निरसित माइनस इसे हटा दिया गया है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण सुपरिंटेंडेंट्स की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण ट्रांसफर ऑफ केसेस। 228 ए निरसित माइनस इसे हटा दिया गया है। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों यूटीएस पर विस्तार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 232 निरसित माइनस इसे हटा दिया गया है। विस्तृत और बारीक व्याख्या भाग 1। आइए अब शुरू करते हैं एक एक अनुच्छेद की गहराई से पड़ताल। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। संविधान का ये अनुच्छेद बहुत ही स्पष्ट है। यह आदेश देता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह राज्य की न्यायपालिका का शिखर होता है। हालांकि बाद में अनुच्छेद 231 में यह शक्ति दी गई कि दो राज्यों का एक ही कोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ में, लेकिन मूल आधार यही अनुच्छेद प्रदान करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। इसका मतलब दो बड़ी शक्तियों से है। 1. रिकॉर्ड सुरक्षित रखना। उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और निर्णय भविष्य के लिए रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। निचली अदालतें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन फैसलों को कानून की तरह मानती हैं। 2. न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति या संस्था हाईकोर्ट के आदेश का अपमान करती है या उसका पालन नहीं करती तो हाईकोर्ट के पास उसे दंडित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। यह अनुच्छेद बताता है कि एक हाईकोर्ट किन से मिलकर बनेगा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होगा और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संसद तय करती है, लेकिन हाई कोर्ट में जजों की संख्या राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर तय करता है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें सबसे विस्तृत। यह अनुच्छेद बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है। नियुक्ति हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए वह 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI 2. उस राज्य के राज्यपाल और 3. उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। अब इसमें कॉलेजियम प्रणाली चलती है। योग्यता 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. भारत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद जैसे जज पर रहा हो, या 3. किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो। उम्र वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। हटाना उसे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय SC से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों HC को लागू होना। ये अनुच्छेद हाई कोर्ट के जजों को एक सुरक्षा कवच देता है। यह कहता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद में एक विशेष और कठिन प्रक्रिया साबित कदाचार या असमर्थता अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी अपनाई जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी हाई कोर्ट जज को पद से नहीं हटा सकती। उन्हें हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भारी बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। हाई कोर्ट का जज अपना पद संभालने से पहले शपथ लेता है। उसे शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। शपथ में वे संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय करने का वचन देते हैं।
अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद वकालत पर रोक। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि जज निष्पक्ष रहें। यदि कोई व्यक्ति किसी हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश परमानेंट जज रह चुका है तो वो रिटायर होने के बाद उसी हाईकोर्ट में या उससे नीचे की किसी भी अदालत में वकालत प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे हाईकोर्ट, जहां वो जज नहीं रहा, में वकालत कर सकता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। जजों के वेतन संसद द्वारा तय किए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात, उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या सुविधाओं में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। इनका वेतन राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। अनुच्छेद 222 एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण ट्रांसफर। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से परामर्श करने के बाद किसी जज का तबादला एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में कर सकता है। जब किसी जज का तबादला होता है तो उन्हें मूल वेतन के अलावा कुछ विशेष प्रतिपूरक भत्ता कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी मिलता है। अनुच्छेद 223 और 224 कार्यकारी और अपर न्यायाधीश। 223 एक्टिंग चीफ जस्टिस। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए या वो छुट्टी पर हों तो राष्ट्रपति उसी कोर्ट के किसी अन्य जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। 224 एडिशनल जजेस। यदि कोर्ट में काम बहुत बढ़ जाए तो राष्ट्रपति 2 साल के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इनकी उम्र भी 62 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 226 रिट्स निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण, ये अनुच्छेद आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। 1. शक्ति का विस्तार। हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हाबियस कॉर्पस। शरीर प्रस्तुत करो माइनस यदि किसी को अवैध रूप से पुलिस ने पकड़ा है। परमादेश मैंडामस। हम आदेश देते हैं माइनस जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा हो। प्रतिषेध प्रोहिबिशन रोकना माइनस निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। उत्प्रेषण सर्च्योरारी निचली अदालत के गलत फैसले को रद्द करना। अधिकार पृच्छा को वारंटो आपका क्या हक है माइनस किसी व्यक्ति से पूछना कि वो किस अधिकार से किसी सरकारी पद पर बैठा है। 2. सुप्रीम कोर्ट से बड़ा दायरा तारांकन। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यानी यहां हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। हाई कोर्ट अपने राज्य के अंदर आने वाली सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल सैनिक अदालतों को छोड़कर का कैप्टन होता है, उनके लिए और उनके कामकाज के तरीके तय कर सकता है। ये सुनिश्चित करना हाईकोर्ट का काम है कि निचली अदालतें कानून के दायरे में रहकर काम करें। तो 29 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। ये अनुच्छेद हाईकोर्ट की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि हाईकोर्ट के आंतरिक प्रशासन में सरकार का दखल न हो। 1. नियुक्ति की शक्ति। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति उस कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस करता है। वह चाहे तो ये शक्ति किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी को भी दे सकता है। 2. सेवा शर्तें। कर्मचारियों की सेवा शर्तें जैसे काम के घंटे, प्रमोशन आदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होती हैं। नोट, यदि इन नियमों में वेतन, भत्ते या पेंशन से जुड़ा कोई मामला है तो उस पर राज्य के राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। 3. खर्चा एक्सपेंसेस। उच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चे जिनमें न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर भारित चार्ज्ड होते हैं। महत्वपूर्ण, भारित होने का मतलब है कि विधानसभा में इन खर्चों पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन इन पर वोटिंग नहीं होती, यानी सरकार इनका पैसा रोक नहीं सकती। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों यूटीएस पर विस्तार। भारत में कई केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका अपना अलग हाईकोर्ट नहीं है। ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है। 1. संसद की शक्ति। केवल संसद ही कानून बनाकर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर सकती है या वहां से बाहर निकाल सकती है। उदाहरण, केरल हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मामलों को देखता है। 2. प्रतिबंध। यदि किसी राज्य का हाईकोर्ट किसी केंद्र शासित प्रदेश के मामलों को देख रहा है तो उस राज्य की सरकार, मंत्रिपरिषद उस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कोर्ट के नियमों को बदल नहीं सकती। वहां केवल संसद के बनाए नियम चलेंगे।
अनुच्छेद 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। मूल संविधान में प्रावधान था कि हर राज्य का अपना हाईकोर्ट होगा, लेकिन बाद में संसाधनों की कमी और सुविधा के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा गया। 7वां संशोधन 1956। 1. साझा उच्च न्यायालय कॉमन हाईकोर्ट। संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकती है। उदाहरण: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए काम करता है। इसी तरह गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए है। 2. प्रशासनिक व्यवस्था। ऐसे मामलों में राज्यपाल की शक्तियां उस राज्य के लिए सीमित हो जाती हैं जहां मुख्य कोर्ट स्थित है या जैसा संसद कानून में तय करे। 3. न्यायाधीशों की नियुक्ति। साझा हाईकोर्ट के मामले में राष्ट्रपति संबंधित सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श कर सकता है। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233-237 पूरी सूची। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का विधिमान्यकरण वैलिडेशन। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 निर्वचन इंटरप्रिटेशन परिभाषाएं। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। बारीक और विस्तृत व्याख्या। एक अनुच्छेद की गहराई। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये अनुच्छेद बताता है कि जिले के सबसे बड़े जज डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी तक कैसे पहुंचा जाता है। 1. शक्ति। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना पोस्टिंग और उनका प्रमोशन राज्य का राज्यपाल करता है। 2. परामर्श। राज्यपाल अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं कर सकता, उसे उस राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से सलाह लेनी अनिवार्य है। 3. योग्यता। सीधी भर्ती के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में नहीं है और सीधे जिला जज बनना चाहता है, वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अनुच्छेद 233 नियुक्तियों और निर्णयों का विधिमान्यकरण। ये अनुच्छेद एक विशेष परिस्थिति में जोड़ा गया था, 20वें संशोधन 1966 द्वारा। हुआ ये था कि कुछ जिला जजों की नियुक्तियों में तकनीकी खामियां रह गई थीं। कोर्ट ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया था। तब संविधान में ये अनुच्छेद जोड़कर उन सभी पुरानी नियुक्तियों और उन जजों द्वारा दिए गए पुराने फैसलों को वैलिड घोषित कर दिया गया, ताकि कानूनी व्यवस्था न बिगड़े। अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती रिक्रूटमेंट ऑफ अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। जिला जज के नीचे के अधिकारियों जैसे सिविल जज, मुंसिफ मजिस्ट्रेट की भर्ती कैसे होगी? इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन इसके लिए नियम बनाने में वो राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और उच्च न्यायालय दोनों से मशवरा करता है। इसी के तहत आप देखते हैं कि राज्यों में PCSJ की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये अनुच्छेद निचली अदालतों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि सरकार उन पर दबाव न डाले। जिला न्यायालयों और उनके नीचे की सभी अदालतों पर पूर्ण नियंत्रण उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का होता है। नियंत्रण में क्या शामिल है? जजों की पोस्टिंग, उन्हें छुट्टी देना, उनका प्रमोशन और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन। सरकार या मुख्यमंत्री इन जजों के तबादले या कार्रवाई में सीधा दखल नहीं दे सकते। अनुच्छेद 236 निर्वचन परिभाषाएं। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज शब्द के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। इसमें शामिल हैं सिविल जज, एडिशनल जिला जज, जॉइंट जिला जज, सहायक जिला जज, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज, अपर सत्र न्यायाधीश आदि। अनुच्छेद 237 मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण। सामान्यतः मजिस्ट्रेट जैसे SDM, ADM कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं और उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन अनुच्छेद 237 राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि वह एक सार्वजनिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर ये घोषणा कर सकता है कि राज्य के मजिस्ट्रेटों पर भी वही नियम लागू होंगे जो न्यायिक सेवा के जजों पर होते हैं। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। शक्ति का स्रोत। संविधान में 2 खास अनुच्छेद इसे शक्ति देते हैं। 1. अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बनाता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है। 2. अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को यही समान शक्ति देता है। विस्तृत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। 1. दीवानी अवमानना
सिविल कंटेम्प्ट माइनस आदेश की नाफरमानी। ये तब होती है जब अदालत ने कोई फैसला सुनाया और आपने उसे मानने से इनकार कर दिया। बारीकी, इसमें जानबूझकर विलफुल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारणवश आदेश का पालन संभव नहीं था तो उसे अवमानना नहीं माना जा सकता। उदाहरण, कोर्ट ने किसी कंपनी को आदेश दिया कि वो अपने कर्मचारियों का बकाया वेतन दे, लेकिन कंपनी के पास पैसे होने के बावजूद वो जानबूझकर भुगतान नहीं करती। 2. आपराधिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट माइनस संस्था पर हमला। यह न्यायपालिका की नींव पर हमला माना जाता है। इसमें 3 चीजें आती हैं: कलंकित करना, स्कैंडलाइजिंग, न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाना या कोर्ट के बारे में ऐसी बातें कहना जिससे जनता का भरोसा कम हो। बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्टिंग, कोर्टरूम के अंदर हंगामा करना, गवाहों को डराना या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप, किसी भी तरीके से न्याय के पहिए को रोकने की कोशिश करना। किन बातों को अवमानना नहीं माना जाता? एक्सेप्शंस, हर आलोचना अवमानना नहीं होती। कानून इन स्थितियों में छूट देता है। निष्पक्ष रिपोर्टिंग, अगर कोई पत्रकार कोर्ट की कार्यवाही की सच्ची और सटीक रिपोर्ट छापता है। न्यायिक निर्णय की उचित आलोचना, किसी जज के फैसले के कानूनी पहलुओं की आलोचना करना, जैसे इस फैसले में कानून की गलत व्याख्या हुई है। जजों की प्रशासनिक शिकायत, यदि आप किसी जज के खिलाफ उचित माध्यम जैसे चीफ जस्टिस को पत्र से शिकायत करते हैं। सजा की प्रक्रिया, प्रोसीजर। 1. संज्ञान, कॉग्निजेंस, कोर्ट खुद भी मामला शुरू कर सकता है, सुओ मोटू या अटॉर्नी जनरल की सलाह पर किसी व्यक्ति की याचिका पर। 2. सुनवाई, आरोपी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। 3. दंड, जैसा कि पहले बताया, 6 महीने जेल या 2000 रुपये जुर्माना। ऐतिहासिक मामले, केस स्टडीज। अरुंधति रॉय मामला, 2002। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने नर्मदा बांध मामले में कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए हलफनामा दिया था। कोर्ट ने इसे अपनी गरिमा को कम करने वाला माना और उन्हें 1 दिन की सांकेतिक जेल और 2000 रुपये जुर्माने की सजा दी थी। न्यायमूर्ति CS कर्णन मामला, 2017। ये भारत के इतिहास का पहला मामला था जब किसी सिटिंग कार्यरत हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यह शक्ति क्यों जरूरी है? अक्सर लोग इसे बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 पर हमला मानते हैं, लेकिन कानून कहता है कि यदि कोर्ट के पास सजा देने की शक्ति नहीं होगी तो कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा और समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम